गुड इवनिंग दोस्तों। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में, जिसमें हम चैप्टर 5 नोमैडिक एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने पढ़ा कि किस तरीके से मंगोल साम्राज्य धीरे धीरे फैला, चाइना के साथ इसके क्या संबंध थे, चंगेज खां कौन कौन था, और किस तरीके से एक कबीलियाई लोग जिनके पास सुविधाओं का अभाव होता है, उन्होंने किस तरीके से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, जो सिकंदर के बाद भी सबसे बड़ा एम्पायर कहलाएगा। तो इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे चंगेज खां, उसके वंशजों के बारे में, उसके उत्तराधिकारियों के बारे में, और उसके जो प्रशासनिक जो काम थे उनके बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है नोमैडिक एम्पायर। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे चंगेज खां की। चंगेज खां कौन था और कहाँ रहता था। सबसे पहले चंगेज खां का जो नाम था, जो प्रारंभिक नाम था, बचपन का जो नाम था, वो तेमुजिन नाम से जाना जाता था। और उसका जो जन्म हुआ था वो 1162 ईस्वी में मंगोलिया में हुआ था। मंगोलिया के आसपास का था, ये मंगोलिया का रहने वाला था। तो इसका जन्म कब हुआ था? 1162 में हुआ था। और जब इसने 1206 ईस्वी में जो कई गुना शक्तिशाली जो एक कबीलियाई था, कबीलियाई का सरदार था, जिसका नाम था जमुका और नेमन, जब उसको पराजित किया, तो उसका जो एक जो उसका प्रभाव पड़ा जनता के ऊपर, वहां के जो आसपास के कबीलों के ऊपर जो उसका प्रभाव पड़ा, वो काफी ज्यादा शक्तिशाली पड़ा। मतलब लोगों को लगता था कि इस व्यक्ति के अंदर वो बात है कि ये सारे कबीलों को जीत सकता है। तो जब इन दोनों पर, जमुका और नेमन पर, जब ये इन दोनों को पराजित कर लेता है, इन पर अधिकार कर लेता है, तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो है, जब मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा बुलाई जाती है, ठीक है, वो सभा समय समय पर हुआ करती थी। तो इस सभा को क्या कहा जाता था? इस सभा को बोला बोला जाता था कुरिलताई। क्या बोला जाता था? कुरिलताई। तो इसकी जब बैठक होती है, तो इसमें चंगेज खां को कुछ उपाधियां दी जाती हैं, कुछ और नाम दिए जाते हैं इसकी इसके विजय से खुश होकर। तो वो नाम क्या थे इसके? तो इसका नाम था समुद्र खान। सार्वभौम भौम शासक की उपाधि इसको दी गई, और साथ साथ में ये घोषणा की गई, पूरे कबीले के सामने ये घोषणा की गई कि ये मंगोलों का महानायक है। इसीलिए जो आज भी मंगोलिया में लोग इसको बहुत ही आदर्श तरीके से देखते हैं, इसको अपना महानायक, और इसको एक तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश करने वाले के तौर पर जानते हैं। अब देखो, चंगेज खां और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है। तो विश्व के इतिहास में अपने आप चंगेज खां और उसके वंशजों ने अपनी छाप छोड़ी है, अपनी जो सैनिक प्रणाली, अपनी पॉलिटिकल और अपनी प्रशासनिक प्रणाली के माध्यम से। साथ ही इनका जो अभियान रहता था, वो धार्मिक कभी नहीं था। इनका जो राज्य क्षेत्र था, इनका राज्य पार महाद्वीपीय था, मतलब कि दो कॉन्टिनेंट में इनका भी जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। इसीलिए, और बहुत सारे कबीले थे, बहुत सारे कबीलों की अलग अलग अपनी पहचान थी, उनकी अपनी लैंग्वेज थी, उनका अपना धर्म था। तो ये सारी चीजें जो है चंगेज खां के प्रशासन में और उसके वंशजों के प्रशासन में मिलती हैं। साथ में ही इन्होंने बाकी धर्म को लेकर, इस्लाम ईसाई धर्म को लेकर भी आगे बढ़े हैं, है ना। तो इस तरीके से चंगेज खां का जो नाम है वो इतिहास में अपने आप दर्ज हो जाता है। और चंगेज खां को एक महान राष्ट्र नायक के रूप में और एक आराध्य व्यक्ति के रूप में मंगोलिया की जनता जानती है। मंगोलिया में आज भी, जो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है, आज भी यहाँ पर चंगेज खां को इस तरीके से जाना जाता है। अब देखो, चंगेज खां की सैनिक उपलब्धियां क्या थीं, यानी जो वो सैनिकों की जो टुकड़ियां थीं, उसमें क्या विशेषताएं थी, कैसे वो युद्ध जीतते थे। कुछ तो ऐसा रहा होगा ना जिसकी वजह से चंगेज खां जो है युद्ध लड़ता गया और जीतता गया। तो इनकी सैनिक टुकड़ियों के बारे में जब हम बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि घुड़सवार सेना थी, और घोड़े बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। मैंने पहले भी बताया था कि इनको शिकार करने की आदत थी, ये शिकार करते थे। तो शिकार घोड़े पर सवार होकर करते थे, और घोड़े पर सवार होकर ही ये तीरंदाजी करते थे, है ना, अपने शिकार का निशाना लगाते थे। तो इस तरीके से इनके पास तीरंदाजी का अद्भुत कौशल था। मौसम की इनके पास धीरे धीरे
ये कई कबीलों में रहते रहते, युद्ध करते करते, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते जाते इनको मौसम का अनुभव हो गया था कि अब कौन सा मौसम रहेगा और कब किसके ऊपर किस टाइम पर आक्रमण किया जा सकता है। तो इसकी जानकारी थी इनको। इसके बाद इनके पास घेराबंदी यंत्र भी था उस टाइम पर। ये नेफ्ता बमबारी को भी जानते थे कि क्या होता है। और उसके जो इंजीनियर थे, चंगेज खां के जो इंजीनियर थे उस टाइम पीरियड के, उन्होंने कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए थे, कुछ ऐसे उपकरण बनाए थे जो बहुत ही लाइट और पोर्टेबल होते थे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से ले जाया जा सकता था, लेकिन बहुत घातक होते थे। तो ये उसकी कुछ सैनिक उपलब्धियां थी। इसके अलावा मंगोलों के लिए चंगेज खां की क्या उपलब्धियां थी, देखो। सबसे पहले तो सबसे पहला काम जो चंगेज खां ने किया, उसने मंगोलों को संगठित किया। उसने जो कबीलियाई आधार पे जो छोटे छोटे कबीले बटे थे और वो अपनी पहचान के लिए आपस में लड़ रहे थे, उन्होंने उनकी पहचान को समाप्त करके ये कहा कि सिर्फ मतलब मैं राजा हूँ, मेरी बात मानो, आपस में नहीं लड़ना है, तुम सब एक हो। ये वाली जो भावना है वो किसने पैदा करी? चंगेज खान ने पैदा करी। तो एक तरीके से मंगोलों को संगठित करने का काम उसने करा। और इसके अलावा जो हाँ, कबीले की जो लड़ाइयाँ होती थी उससे मुक्ति दिलवाई। और चीनियों के द्वारा, चीन आपको पता है कि उसका पड़ोसी है, तो चीन के द्वारा जो शोषण होता था उससे भी मुक्ति दिलाई। इसके अलावा चूंकि वो लूटता था, जाता था, वहां की बहुमूल्य चीजें लेकर आता था जहां पर भी जाता था, तो वहां इस वजह से मंगोल साम्राज्य को समृद्धि मिल गई, है ना। तो उसने उन कबीलियाई लोगों को समृद्ध बनाया और एक साम्राज्य की स्थापना करी। व्यापार के रास्ते, बाजारों का निर्माण करवाया। जो व्यापार के रास्ते थे वो खुले हुए थे। मैप में हमने देखा था पिछले वीडियो में कि किस तरीके से रेशम मार्ग के द्वारा बिना रोक टोक के व्यापार हो रहा था मंगोल टाइम पीरियड में। और इवन उस टाइम पर वेनिस के मार्को पोलो ने भी यात्रा करी थी। मार्को पोलो वेनिस का था और उसने भी यात्रा करी थी। अब देखो, ये चंगेज खां की वंशावली है ना। चंगेज खां के, वैसे तो चंगेज खां की कई सारी शादियां हैं, कई सारी अनऑफिशियल, कई सारी उनकी पत्नियां रही हैं, लेकिन ऑफिशियल जो वाइफ है और उनसे ऑफिशियली जो बच्चे हुए हैं, इसमें सिर्फ यहाँ पर जो उसके पुत्र थे उनका वर्णन है, पुत्रियों का वर्णन नहीं है। तो ऑफिशियली जो उसके पुत्र थे ये चार चार हैं, जिसका इतिहास में हमें बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है। और इन्हीं की जो वंश वली है वही धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और अलग अलग तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही है। सबसे जो बड़ा पुत्र था जोची खां था, उसके बाद जगताई खां था, उसके बाद ओगेदेई था और तोलेई था, है ना। तो इसने ओगेदेई को, जब चंगेज खां जिंदा था उसी टाइम पीरियड में इसने ओगेदेई को ये संकेत दे दिया था कि मैं इसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। और इस मतलब मेरे बाद जो राजा बनेगा, जो उत्तराधिकारी बनेगा, वो कौन बनेगा? ओगोदेई बनेगा। तो ये इसने एक तरीके से बता दिया था। तो इसने, इसका जो प्रशासन था, इसने अपने चारों पुत्रों को ये चाहता था कि बहुत अच्छे से रहें। तो इस सोच के साथ में इसने अपना जो भी साम्राज्य है वो इन चार पुत्रों में बांटा था और साथ में ही इनके लिए अलग अलग सैनिक टुकड़ियां बनाई थी। और इसके बारे में हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे कि किस तरीके से सैनिक टुकड़ियां बनाई, वो किस तरीके से इनके लिए काम करते थे, कौन कौन सा राज्य क्षेत्र था। ये सब आप इस वीडियो को या इस स्लाइड को यहीं पर रोककर इसके सारी वंशावलियों के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखो, चंगेज खां के उत्तराधिकारी आ गया, जिसके बारे में हमने बात करा था। चंगेज खां का जो तीसरा पुत्र था ओगोदेई, ठीक है, उसने जो है घोषणा करी थी, चंगेज खां ने घोषणा करी थी कि उसका उत्तराधिकारी वही बनेगा। उसने अनऑफिशियली बता दिया था और उसको बोला था कि महान खान की जो उपाधि है वो भी कौन ग्रहण करेगा? वो भी ओगोदेई ही ग्रहण करेगा, है ना। अब जब ओगोदेई का राज्याभिषेक हो जाता है तो वो अपनी जो राजधानी बनाता है वो किसको बनाता है? कराकोरम को बनाता है। सबसे बड़ा पुत्र उसका जो नाम था वो क्या था? जोची था। जोची को रूस स्टेपी प्रदेश दिया जाता है, यानी रसिया वाला जो एरिया है उसका जो स्टेपी प्रदेश है वो दिया जाता है। और जब ये अपने पुत्रों को देता है, सारा साम्राज्य दे रहा था, तो वो ये कह रहा था कि इसकी सीमाएं निर्धारित नहीं है, इसकी सीमाएं तुम बढ़ाओ, है ना। इसकी सीमा, जिसको कहा गया उलूस, यानी निश्चित सीमा का नहीं होना, यही मतलब था उलूस का।
यानी उलूस है, उलूस मतलब आप इसकी सीमाएं बढ़ाते रहिए। ये नहीं कि आपको दे दिया गया साम्राज्य तो आप बैठ जाइए, नहीं, साम्राज्य दे दिया गया इसका मतलब उसके विस्तार के लिए काम करते रहिए। इसका जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था चगताई, और चगताई को इसने तुरान का जो स्टेपी प्रदेश है, पामीर का पठार वाला जो उत्तरी भाग है वो दिया था। और सबसे अपने छोटे पुत्र, उसका जो सबसे छोटा पुत्र था जिसका नाम था तोलोए, उसे उसने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया प्रदान करी थी। जो पैतृक भूमि थी मंगोलिया जहां का वो रहने वाला था, उसको प्रदान करी थी तोलोए को। तो देखो किस तरीके से उसने अपना सारा जो साम्राज्य है वो अपने पुत्रों में बांट दिया था। अब अपने पुत्रों को जब जब उसने साम्राज्य बांटा तो उसके साथ साथ में कुछ सैन्य टुकड़ियां भी दी। ठीक है, कुछ सैन्य टुकड़ियां दी, और इन सैन्य टुकड़ियों को क्या कहा गया? तामा कहा गया। क्या कहा गया? तामा कहा गया। हर एक राजकुमार के पास अपना क्या था? अपना एक तामा था, है ना। और हर सैनिक टुकड़ी के लिए एक सेनापति नियुक्त किया गया। सेनापति किसको रिपोर्ट करता था? राजकुमार को रिपोर्ट करता था। राजकुमार अब जो कुछ भी काम होता था वो तामा के माध्यम से करवाया जाता था, सेनापति के माध्यम से। तो इस तरीके से उसने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था कर रखी थी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं चंगेज खां की हरकारी पद्धति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरकारी पद्धति, जिसको याम बोलते हैं। अब देखो ये क्या था? ये एक तरीके से संचार पद्धति थी। इतना बड़ा साम्राज्य, उसमें अगर कम्युनिकेशन के माध्यम नहीं होंगे, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो वो कैसे चलेगा? तो इसलिए ये पद्धति बनाई गई थी, संचार पद्धति, जिसमें क्या था? जिसमें अलग अलग जगहों पर सैनिक चौकियां बना दी गई। यहाँ पर चौकियों का मतलब सैनिक चौकियां है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर सैनिक चौकियां बनाई गई, जिसमें कौन रहते थे? घुड़सवार संदेशवाहक रहते थे, जिनके पास अच्छे किस्म के बहुत तेज तीव्र दौड़ने वाले घोड़े रहते थे। सेनाएं भी कुछ रहती थी। और ये घोड़े उनको कहाँ से मिलते थे? ये घोड़े उनको मिलते थे, देखो वहां पर जो मंगोल जो यायावर थे, जो मंगोल लोग थे, कबीलियाई लोग थे, वो अपने मन से अपने पशुओं का, उनके पास जितना भी पशु था उसका जो 10वां हिस्सा था वो अपनी इच्छा से दान कर देते थे, मतलब कर के रूप में दे देते थे। ठीक है, और इस कर को कहा जाता था कुबुकर। क्या कहा जाता था? कुबुकर कहा जाता था। तो इस तरीके से पूरे साम्राज्य में हरकारी पद्धति फैली हुई थी। जगह जगह पर सैनिक चौकियां बनी थी, उसमें घुड़सवार थे, घोड़े से थे, संदेशवाहक थे, और लोग अपने अपने इच्छा से कुबुकर देते थे शासन को चलाने के लिए, है ना। तो अब इससे क्या हुआ कि पूरे साम्राज्य के बारे में जो कुछ भी जानकारी थी वो पहुंच जाती थी, है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट लिखा है कि अपने विरोधियों के हथियारों की पहुंच से बाहर रहते थे। मतलब इनका जो युद्ध करने का जो तरीका था, जो भी विरोधी था उसकी पहुंच से बाहर रहते थे, और इनके पास तीरों के बौछार करते हुए लहरों में हिट एंड रन रणनीति का इस्तेमाल करते थे। मतलब इनका जो तीरंदाजी था वो इतना अच्छा था कि उनको किस तरीके से हिट एंड रन करना है उन्हें पता था, क्योंकि ये करते आए थे। शिकारी करते थे, शिकार करते थे, तो शिकार करते करते उनके अंदर ये अभ्यास बचपन से ही हो गया था। अब इतिहासकार और लेखक कौन है जो इन सभी बातों के या वहां के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं? ज्यादातर इतिहास जो चंगेज खां के टाइम का है या मंगोल प्रशासन का है वो हमें नहीं मिल पाता है, थोड़ा बहुत ही है जिसके माध्यम से ये सारी बातें बताई गई हैं। तो उसमें जो प्रसिद्ध कुछ ऐसे लेखक रहे हैं टाइम पीरियड पर, रसीद उल दीन, हफीज ए तानिश और यात्री मार्को पोलो, इनकी कुछ वृत्तांत, कुछ इतिवृत्त, कुछ यात्रा वृत्तांत, कुछ लिखी हुई बातें उसके माध्यम से ही पता चल पाया है। इसके बाद करिल ताई क्या था? सरदारों की एक परिषद होती थी उस टाइम पर। अब ये परिषद क्यों बनी थी? देखो इस परिषद का काम क्या था? इस परिषद का काम ये था कि समय समय पर ये परिषद बुलाई जाती थी, इसकी बैठक बुलाई जाती थी, और इसमें जो टॉपिक होते थे, जिन टॉपिक्स के ऊपर बात की जाती थी वो क्या था कि परिवार, कौन सा परिवार? मंगोल परिवार। मंगोल परिवार में चंगेज खां के परिवार के बारे में स्पेशली, और राज्य के भविष्य का निर्णय होता था। राज्य में क्या काम हो, क्या नहीं हो, किस तरीके से किया जाए, राज्य से संबंधित जो कुछ भी बातें थी उसमें उसका निर्णय
इस परिषद के माध्यम से बैठकों में लिया जाता था। इसके अलावा अभियान कैसे चलाए जाएंगे, सैन्य अभियान किस स्टेट में या किस राज्य में, किस क्षेत्र में चलाए जाएंगे, जो लूट का माल आया है उसका बंटवारा किस प्रकार से होगा, जो चरागाह भूमि है उसका बंटवारा, उत्तराधिकारियों के लिए क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। यानी जो राज्य से संबंधित जितने भी तरीके के निर्णय थे वो इन सरदारों की परिषद में ली जाती थी। मतलब हम एक तरीके से मान सकते हैं कि कैबिनेट है ये, है ना, कैबिनेट की बैठक है। और जिस तरीके से कैबिनेट अपने देश को चलाने के लिए सारे निर्णय लेने के लिए एक सामूहिक बैठक करती है और वाद विवाद करती है, डिस्कस करती है और फैसले करती है, उसी तरीके से करिलताई था जो उस टाइम पर ऐसा करता था। उलूस का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया, उलूस का मतलब ही होता है निश्चित भूभाग नहीं, है ना। तो इसमें वो बोलता था, जब उसने अपने 4 पुत्रों को साम्राज्य सौंपा तो उसने कहा कि इसकी सीमा उलूस है, मतलब निश्चित नहीं है, इसको फैलाओ। और कहने का मतलब यही था उसका। अब एक कर दिया जाता था जिसको कहते थे बाज। अब देखो ये क्या कर था उस टाइम पर। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों के को पास जारी किए जाते थे। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, हमारे देश में आना चाहते हैं या हमारे देश से बाहर जाना चाहते हैं, तो वो इस तरीके का कर था चंगेज खां के द्वारा तैयार किया गया, जिसे फारसी में पैजा और मंगोल भाषा में जेरेस कहा जाता है। अब इसके लिए जो व्यापारी था, जो व्यापार करता था, उसके लिए मजबूरी होती है कि वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाएगा। तो जो व्यापारी था वो कर अदा करता था, ठीक है, एक कर अदा करता था जिस कर का नाम क्या था, बाज, है ना। और अगर किसी ने बाज नामक कर ले लिया है, दे दिया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो मंगोल शासक यानी खान की जो सत्ता है वो स्वीकार कर रहा है। मंगोल शासक यानी खान की जो सत्ता है वो स्वीकार कर रहा है। तो इस तरीके से उसने अपना जो प्रशासनिक और व्यापारिक जो एक रास्ता था वो तैयार कर लिया था मंगोल साम्राज्य ने। अब चंगेज खान और उसके वंशजों की उपलब्धियां देखियो। सबसे पहले तो ये बात आप जान लीजिए कि चंगेज खान की मृत्यु के बाद चंगेज खान बहुत चाहता था कि उसके पुत्र मिलकर काम करें। तो उसने जो चार चार पुत्र तो थे जो ऑफिशियली थे, इसके अलावा उसके कई सारे पुत्र थे और पुत्रियां थी। हमेशा उनमें गुटबंदी होती रही है, हमेशा वो आपस में साम्राज्य को लेकर कुछ न कुछ को लेकर आपस में गुटबंदी करते रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का राज्य हड़पने के लिए। तो ये सारी चीजें जो आंतरिक जो उनका कलह था वो स्टार्ट हो चुका था चंगेज खान की मृत्यु के बाद में। तो सबसे पहली उपलब्धि तो ये है कि जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल में भर्ती किया गया। चंगेज खान जहां पर भी जाता था या यहाँ के जो इसकी वंशावली है, इसके जो पुत्र है वो जहां या पौत्र थे वो जहां कहीं भी युद्ध करते थे और वहां पर जो कोई भी उसको दिखता था कि ये इसका दिमाग अच्छा है, ये काम अच्छा कर रहा है, कोई नई चीज है, तो उनको लाके अपने यहाँ भर्ती कर लेते थे। तो उसमें वो धर्म नहीं देखते थे, वो क्या देखते थे, काम देखते थे, उनको समझ में आना चाहिए, है ना। तो जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ एज एडमिनिस्ट्रेटर और एक हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया। और इसकी जो शासन व्यवस्था है, इसकी जो शासन व्यवस्था में इसने बहुजातीय, बहुधर्मी, बहुधार्मिक, मतलब कोई धर्म का कोई बाउंडेशन नहीं, भाषा की कोई बाउंडेशन नहीं, अपनी जो सामुदायिक पहचान है यानी जाति आधार पर कोई बाउंडेशन नहीं थी, इसमें सब लोग शामिल हो सकते थे, है ना। तो इसका जो संविधान भी इसी तरीके का था। अनेक साम्राज्य में महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों का एक परिसंघ होता था। जब ये बात मैंने अभी बताई आपको कि इसके बहुत सारे वंशज थे, कुछ नोन है और कुछ अननोन थे जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो ये आपस में ही साम्राज्य को लेकर आपस में लड़ते रहते थे और एक परिसंघ या गुटबंदी कह सकते हैं, एक समूह बना लिया करते थे। तो ये सारी चीजें हो गई थी। वातावरण में परिवर्तित होता गया, फिर भी मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में बनी रही। मंगोल शासक की जो प्रेरणा है वो बनी रही, इनके वंशज थे, वंशावलियां इसकी चलती गई, पोते, फिर उसके बाद उनके भी बच्चे आते गए। लेकिन जो चंगेज खां का जो रुतबा था वो मंगोल साम्राज्य में, मंगोलियन जो क्षेत्र है उसमें और उसके लोगों में हमेशा व्याप्त रहा है, मतलब प्रभाव छोड़ते हुए गया है।
मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों और आस्थाओं में संबंध रखते थे। हाँ, इनको जो समझ में आता था, जहां समझ में आता था, जिस भी धर्म को लगता था कि ये ठीक है तो अपना लेते थे। कोई इनका नहीं था कि इनको पर्टिकुलर इसी धर्म के साथ रहना है या किसी रिलीजन को लेकर ये आगे बढ़े हैं, है ना। और इनका जो व्यक्तिगत मत रहा है, उन्होंने कभी भी पब्लिकली नहीं थोपा। जो जो इनका जो इन चीजों को, धर्म, भाषा या इन चीजों को लेकर जो भी इनका व्यक्तिगत मत रहा है, उसको इन्होंने पब्लिक के ऊपर कभी भी नहीं थोपा या कोई भी इस तरीके की पब्लिक पॉलिसी नहीं बनाई, क्योंकि कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है इतिहासकारों और लेखकों के माध्यम से। तैमूर एवं चंगेज खां के वंश से संबंध। देखो, तैमूर जो था वो कौन था? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की। तैमूर ने, वो चाहता था कि वो भी विश्व विजेता के रूप में उभरे चंगेज खां की तरह, उसकी ऐसी चाहत थी। तो उसने संप्रभुता की घोषणा कर दी और अपने आप को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। यानी चंगेज खां के परिवार के दामाद के रूप में इसने अपने आप को प्रस्तुत किया है। अब यास क्या था? देखो, यास चंगेज खां की विधि संहिता कही जाती है। इसका एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे तरीके से उल्लेख है। तो विधि संहिता का मतलब जो कुछ भी होगा, यानी साम्राज्य को, प्रशासन को चलाने के लिए जो कुछ भी नियम कानून है, जो कुछ भी काम किया जाएगा, वो जिसमें लिखा गया है ना, उसको बोला गया है यास। अब उसमें विधियां भी लिखी गई हैं कि किस तरीके से चलाया जाएगा। जो चंगेज खां के आदेश थे, है ना, उसका जो काम, उसका जो आदेश था, स्पेशली जो आदेश था विभिन्न विभिन्न अलग अलग चीजों को लेकर, सैन्य को लेकर, आखेट को लेकर, डाक प्रणाली को लेकर, चरागाह को लेकर, उत्तराधिकारी को लेकर, तो उन सब को लेकर एक विधि संहिता के रूप में बनाया गया, लिखा गया, जिसको बोला गया यास। और इसकी सबसे पहले जो यास लागू किया गया, वो कब लागू किया गया था? तो चंगेज खान ने 1206 में, 1206 का जो टाइम पीरियड है, उसी में ही कुरिलताई में इसने लागू कर लिया था। कुरिलताई का मतलब होता है जो सरदारों का की जो सभा होती है, या उसकी जो सभा बुलाई जाती है कबीलों की, उसमें इसने लागू कर लिया था। अब इतिहास में क्या चीजों का वर्णन है? तो जटिल विधियों का को प्रस्तुत किया गया है। जो जटिल विधियां हैं उसको प्रस्तुत किया गया है ना। और उसमें खान की स्मृति को बनाए रखने और उसके उत्तराधिकारियों ने प्रयुक्त की थी। बाद में इस यास का प्रयोग माना जाता है कि चंगेज खान ने अपने आदेश और अपनी अपने जो मन की इच्छा है, या किस तरीके से शासन चलाना है, क्या करना है, तो वो सारी बातें लिखी थी। तो एक तरीके से उनके उत्तराधिकारियों के लिए ये इम्पोर्टेंट एक दस्तावेज था, और ये उसको बचा कर रखते थे। और कभी जब भी ये कोई बात कहते थे तो बोलते थे यास के अनुसार। ठीक है, तो ये बात उनके द्वारा बोली जाती थी। अब मंगोली शासन व्यवस्था में यास की भूमिका क्या थी? तो सबसे पहले तो यह है कि एक विधि है, ये विधि संहिता है, और इसमें आदेश है, अज्ञप्ति है, काम करने के लिए जो बात कही गई है, एक तरीके से कैसे किया जाएगा वो, और चंगेज खां के क्या आदेश थे वो, ये सारी चीजों का वर्णन है। इसमें आखेट, सैन्य व डाक प्रणाली के संगठन का भी नियम दिया गया है। परिवर्तन के कारण 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों द्वारा एकीकृत विशाल साम्राज्य का गठन किया गया था। यास के माध्यम से ही ऐसा किया गया था, क्योंकि यास में जो बातें लिखी हुई थी उसका अनुसरण करके 13वीं शताब्दी के मध्य तक एक बहुत ही बड़ा, विशाल, समृद्ध साम्राज्य की स्थापना कर ली गई थी। पहचान और विशिष्टता। देखो, पहचान और विशिष्टता की रक्षा के लिए यास के पवित्र नियम के आविष्कार का दावा किया गया, है ना। मतलब कहा गया कि हमारी पहचान इसलिए है क्योंकि यास में वर्णित है, यास में लिखा गया है। जो उसके उत्तराधिकारी थे, उसके जो नाती पोते जो हुए हैं, उन्होंने अपनी पहचान को यास से बहुत ज्यादा मिलाने की बात कही है। यास को अपने पूर्वज चंगेज खां की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू करवाया गया। ठीक है, पहले ही बात करें हमने इसके बारे में। यास में समान आस्था रखने वाले मंगोलों को संयुक्त किया गया। भाई, यास को वही मानेगा जो मंगोल को मानेगा, महान खान को मानेगा, है ना। तो जो महान खान को और मंगोल को मानेगा वो यास में शामिल होगा, और इससे मंगोल आपस में क्या हुए? एकीकृत हुए, एकजुट हुए, एक दूसरे के साथ निकटता का उनका एक जो अनुभव है वो हुआ। चंगेज व उसके वंशजों को मंगोलों से निकटता स्वीकृत करनी पड़ी थी। निकटता स्वीकृत किसके माध्यम से? यास के माध्यम से।
तो इस तरीके से यास एक बहुत ही रोल अदा करता है मंगोल साम्राज्य को संगठित करने में, लोगों को संगठित करने में, एक भावनात्मक रूप से इकट्ठा करने, राजनीतिक और सैन्य संगठन के लिए और उसके उत्तराधिकारियों और वंशावलियों के लिए भी एक तरीके से ऐसी ऐसी बात क्रिएट करता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिसकी वजह से उनकी पहचान मंगोल साम्राज्य और चंगेज खां से बनी रही। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों की हानियां। पूर्वार्ध का मतलब होता है कि जब 13वीं शताब्दी स्टार्ट होती है तो उसका जो पहले वाला टाइम पीरियड है उसमें युद्ध हुए हैं और भयंकर युद्ध हुए हैं और उन युद्धों से बहुत विनाश हुआ है। विनाश, ऐसा विनाश जिसके बारे में हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते, सिर्फ हम पढ़ सकते हैं और उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो उसमें अनेक नगर नष्ट हो गए। जैसे निशापुर की कहानी मैंने आपको बताई थी कि चंगेज खां बोलता है ऐसे रौंदो कि हल चल सके, है ना। तो अनेक नगर नष्ट हो गए। जो कृषि भूमि थी जिस पर उपज होती थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई और व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया था। और समाज का हर एक वर्ग, ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब वर्ग, हर एक वर्ग प्रभावित हुआ था और हर एक वर्ग परेशान हो चुका था इन युद्धों से और वो एक सुकून की जिंदगी चाहते थे, एक आराम की जिंदगी चाहते थे। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए हैं जिसके बारे में एनसीईआरटी की बुक में बहुत ही दर्दनाक एक वर्णन है कि जिसमें कहा गया है कि पर डे यानी पर डे 1 लाख लाश आती है कब्रिस्तान में दफनाने के लिए, किसी राइटर ने लिखा है। तो ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। किस तरीके से सैकड़ों हजारों हजारों सैकड़ों नहीं लाखों लोग मारे गए थे उस टाइम पीरियड में और बहुत सारे ऐसे थे जिनको दास भी बनाया गया था। तो यानी जनता पूरी तरीके से परेशान थी। अब मंगोल साम्राज्य का पतन होने के क्या कारण थे? ये सारे कारण हैं कि कौन से रीजन थे जिसकी वजह से मंगोल साम्राज्य का पतन होता है। कुछ मौलिक कारण है। पहली चीज तो उनकी संख्या बहुत कम थी, है ना। उनका साम्राज्य विस्तार तो बहुत ज्यादा था, उस हिसाब से जो उनकी पर्टिकुलर जो उनके लोगों की संख्या थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। इसके बाद जो अपनी उनकी प्रजा तो सभ्य थी लेकिन जो ऊपर बैठे शासक प्रशासक थे वो उतने सभ्य नहीं थे, तो जिसका असर पड़ा था मंगोल साम्राज्य के पतन होने में। कुछ लोग हालांकि थे बाद में जिन्होंने कुछ शांति के लिए काम किया, प्रजा को बचाने के लिए काम किया, किसानों को बचाने के लिए काम करा। कुछ ऐसे राजा और कुछ ऐसी वंशावलियां हुई हैं मंगोल साम्राज्य में भी। आपस में विरोध बहुत तगड़ा था जिसके बारे में हमने पढ़ा कि चंगेज खां के बहुत सारे कुछ तो ऑफिशियल कुल, कुछ अनऑफिशियल पुत्र पुत्रियां थी जो आपस में ही साम्राज्य के लिए गुटबंदी कर रहे थे। एक दूसरे को गुटबंदी करके एक दूसरे को नीचा दिखाना, हराना, साम्राज्य हड़पना, ये सारी चीजें चल रही थी। तो एक बहुत बड़ा रीजन और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रीजन यही था मंगोल साम्राज्य के पतन होने का। अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिला लेना, क्योंकि उनकी खुद की ऐसी कोई सभ्यता थी नहीं, तो वो जहां जाते थे उसी में घुल मिल जाते थे। उनको ये नहीं था कि हमें अपनी इन चीजों को बचाना है, उनको इतना ज्ञान ही नहीं था। और उन्होंने, मैंने बताया था पहले ही कि जहां पर भी वो गए हैं उनको जैसे भी लगा है कि ये धर्म ठीक है, हाँ सही चल रहा है, इसको अपना लेना चाहिए, तो उन्होंने अलग अलग, मंगोलों ने अलग अलग धर्मों को अपना लिया था। तो इस तरीके से मंगोल साम्राज्य का पतन हो जाता है। एक बहुत ही वृहद, एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य जो कैसे कबीले से लेकर एक साम्राज्य तक फैला, अपने सैन्य संगठन, अपने प्रशासनिक व्यवस्था और अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ में अपनी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करके, है ना। और साथ में ही नजर रखकर अपने लोगों पर और अपने जिनको काम दिया है उनके ऊपर तीखी नजर रखकर किस तरीके से एक बहुत बृहद साम्राज्य की स्थापना करता है चंगेज खां, और उसकी और बाद में उसके वंशजों ने भी उसको बढ़ाने का काम किया है। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, और आई होप कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया जो कंटेंट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी है कि चंगेज खां, उसके वंशज, उसकी जो प्रशासनिक और सैनिक प्रणाली है और साथ में जो मंगोल का एक भौगोलिक स्ट्रक्चर है उसको मैं बहुत अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ, अच्छे से समझा पाऊँ, एक माइंडसेट क्रिएट कर पाऊँ उस टाइम पीरियड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, जो आर्थिक सिचुएशन थी, इन सब के बारे में।
तो अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करने में प्लीज कंजूसी मत करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे इस कंटेंट की जरूरत जिन लोगों को है उन तक पहुंच पाए। आपने बहुत सारा प्यार दिया है, आपके प्यार के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।